अब आप सोच रहे होंगे कि कलश एक ही बार में तो चारों जगह छलका नहीं होगा। किसी दिन नासिक में छलका होगा तो किसी दिन प्रयागराज में। तो आप एकदम सही सोच रहे हैं कि जो भी गलत साबित हुआ उसको अपनी पूरी लाइफ दासी बनकर गुजारनी होगी। गरुड़ जो कलश लेकर उड़ रहे हैं उस कलश में अमृत है कि जापान मेले वाले एरिया में एयर बॉम्बिंग करने वाला है। कि इस मेले के प्रचार पर कितना खर्च होता होगा कि इतने दूर दूर से लोग चले आ रहे हैं। मालवी जी हंसते हुए जवाब में बोले, केवल 2 पैसे। $400 मिलियन यानी 40 करोड़ लोग। सुनने में तो ऐसा लग रहा होगा जैसे ये किसी देश की पॉपुलेशन हो। चलिए एक मोमेंट के लिए मान भी लें तो ये देश दुनिया की पॉपुलेशन वाले लिस्ट में तीसरे नंबर पर होगा। इंडिया और चाइना के बाद 3rd और अमेरिका से भी पहले। अच्छा, इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। लिस्ट के लास्ट के 50 देशों, तुवालू से लेकर स्लोवेनिया तक, सबकी पॉपुलेशन को जोड़ लीजिए। और मजे की बात ये है कि अब भी ये जो हमने देश बनाया है ना, इसकी पॉपुलेशन इन 50 से ज़्यादा ही रहेगी। लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि मैं इतनी हाइप किस बात की कर रही हूँ? 40 करोड़ लोगों का इतना भी क्या बिल्डअप? तो देखिए, छुपी बात तो वैसे कोई है नहीं। आपने थंबनेल और टाइटल तो देखा ही है। आपको एकदम बढ़िया से पता है कि बात हो रही है महाकुंभ मेले की, दुनिया के सबसे बड़े पब्लिक गैदरिंग की, इतिहास में दर्ज सबसे विशाल आयोजन की। इतना बड़ा कि नासा को सैटेलाइट से मॉनिटर करना पड़े, और पुराना इतना कि इसकी शुरुआत का कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिलता। और जितना विशाल ये आयोजन है उतनी ही फैसिनेटिंग है इसकी स्टोरीज। देखिए, कुंभ के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना और देखा ही है। न्यूज़ चैनल्स और रिपोर्ट्स लगातार बता ही रहे हैं 40 स्क्वायर किलोमीटर में कैसे हो रहा है मैनेजमेंट, 13 अखाड़ों के शाही स्नान की क्या है व्यवस्था, किस किस वीआईपी ने कहाँ डुबकी लगाई और कौन कौन वायरल हो रहा है, ये सब कुछ। तो वही बातें बार बार सुनाने का क्या फ़ायदा। इसलिए आज बात कुछ अलग होगी। आज हम आपको कुंभ से जुड़ी ऐसी स्टोरी सुनाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। आप अब तक कुंभ की शुरुआत के बारे में सिर्फ एक कहानी जानते होंगे, लेकिन आज आपको पता चलने वाला है कि कुंभ की शुरुआत को लेकर 3 अलग अलग मान्यताएं हैं। क्या कोई देश कुंभ मेले पर बम गिराने की तैयारी कर रहा था? मदन मोहन मालवीय और कुंभ की 2 पैसे वाली कहानी क्या है? और कुंभ का 1857 की क्रांति से यानी भारत के पहले फ्रीडम स्ट्रगल से भी एक सीधा कनेक्शन है। ये वीडियो सिर्फ एक मेले की नहीं है, बल्कि इस घूमती हुई धरती के हिस्टोरिकल मेमोरी की सबसे बड़े इवेंट की कहानी है। सब कुछ जानेंगे, आप बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर कुंभ का लिटरल मीनिंग देखा जाए तो वो तो आपको पता ही है, कलश होता है। अक्सर आपने पूजा वगैरह में भी देखा होगा, जिसके ऊपर नारियल रख के आम का पत्ता रखते हैं। कुंभ से रिलेटेड तीनों मान्यताओं में ही इंद्रदेव कॉमन है, और अमृत का कलश से छलक कर 4 जगहों पर गिरना भी। लेकिन पर्सपेक्टिव 3 है। सबसे पहले सबसे पॉपुलर वाले से शुरू करते हैं। कहा जाता है जब देव और असुरों ने साथ मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से कलश लिए हुए धन्वंतरी जी प्रकट हुए। कलश में अमृत था और डर ये था कि अगर ये अमृत असुरों के हाथ लग गया तो वो अमर हो जाएंगे। उनको रोकने के लिए विष्णु जी ने मोहिनी रूप लिया और चालाकी से अमृत सिर्फ देवताओं को देने लगे। असुर ये चालाकी जान जाते हैं और कलश को छीनने दौड़ पड़ते हैं, और कलश इंद्र के जो लड़के रहते हैं जयंत, वो लेके भागने लगते हैं, और ये दौड़ भाग 12 दिनों तक चलती रहती है। इसी भागने में कलश छलक जाता है और अमृत 4 जगह गिरता है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में। इन्हीं चारों जगहों पर कुंभ का आयोजन भी होता है, और ये जो 12 दिनों का टाइम लगा है वो असल में हमारे इस लोक में 12 साल के बराबर होते हैं। यही रीज़न है कि कुंभ मेला हर 12 साल बाद लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कलश एक ही बार में तो चारों जगह छलका नहीं होगा, किसी दिन नासिक में छलका होगा तो किसी दिन प्रयागराज में। तो आप एकदम सही सोच रहे हैं। यही रीज़न है कि महाकुंभ चारों जगहों पर लगता है,
और लगभग हर जगह अलग अलग साल भी। तो ये तो रही पहली कहानी। अब दूसरी मान्यता ये है कि ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थीं, कद्रू और विंता। कद्रू सांपों की माता थी और विंता गरुड़ की। एक बार होता ये है कि इन दोनों में एक शर्त लग जाती है, शर्त भी ऐसी छोटी सी बात पर कि आप सुनेंगे तो हंसेंगे। असल में वहाँ दूर सूर्य के सातों घोड़े जा रहे होते हैं। विंता देखती हैं तो कहती हैं कि देखो वो एकदम से सफ़ेद घोड़े जा रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। इधर कद्रू देखती हैं तो कहती हैं अरे यार घोड़ा देखो सफ़ेद ही है, लेकिन पूंछ देखो वो तो काले रंग की है। विंता को ये बात सही नहीं लगती है। दोनों के बीच शर्त लग जाती है कि जो भी गलत साबित हुआ उसको अपनी पूरी लाइफ दासी बनकर गुजारनी होगी। अब देखिए, कद्रू को तो अपना पॉइंट प्रूफ करना था। वो क्या करती हैं कि अपने नाग पुत्रों से कहती हैं कि ऐसा करो, तुम लोग जाकर छोटे छोटे रूप में घोड़ों के पूँछों पर जाकर चिपक जाओ। इससे होगा ये कि यहाँ इतनी दूर से उनकी पूँछें काले रंग की दिखेंगी, इससे मैं शर्त जीत जाऊँगी। कद्रू के बेटे थे नागराज वासु और विंता के बेटे थे वैनतेय गरुड़। वासु अपनी माँ की बात मानते हैं और अपने भाइयों के साथ जाकर पूंछ पर चिपक जाते हैं। विंता की हार हो जाती है और तुरंत उन्हें दासी बनना पड़ता है। बहुत टाइम बाद विंता को पता चलता है कि इससे अगर मुक्त होना है तो भी एक कंडीशन है, अगर कोई नागलोक से वासुकी रक्षित अमृत कुंभ लाकर कद्रू को दे दे, सिर्फ तभी वो इस दास्ता से फ्री हो सकती हैं। विंता ये बात अपने बेटे गरुड़ को बताती हैं। गरुड़ बेचारे तुरंत उड़ जाते हैं। बहुत सी मुश्किलों के बाद उनको कलश मिल भी जाता है। वहाँ से अमृत कलश को लेकर गरुड़ भूलोक यानी हमारे वाले लोक से होते हुए पिता कश्यप मुनि के आश्रम की ओर उड़ जाते हैं। उधर वासुकी नाग इंद्रदेव को इन्फॉर्म कर देते हैं कि गरुड़ जो कलश लेकर उड़ रहे हैं उस कलश में अमृत है। इंद्र भी अपने सारे हथियार उठाते हैं, गरुड़ के पीछे पड़ जाते हैं। पीछा करते करते इंद्र रास्ते में गरुड़ पर 4 बार अटैक करते हैं। उनके हर हमले में कुंभ का अमृत अलग अलग जगहों पर छलक जाता है और जहाँ जहाँ छलकता है वो चारों जगहें पवित्र हो जाती हैं। इसी से कुंभ पर्व के कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है। ये चारों शहर वही हैं जिनके बारे में पहले हमने बात की थी, प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन। इससे पहले कि हम तीसरी मान्यता के बारे में जानें, एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम ऐसी और कहानियाँ आप तक लाते रहें। और अब लौटते हैं अपनी कहानी पर। पहली और दूसरी कहानी की तरह तीसरी मान्यता भी इंद्र से ही रिलेटेड है। तो हुआ ये कि एक बार इंद्रदेव अपने हाथी ऐरावत पर बैठकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में दुर्वासा ऋषि उनको देखते हैं और आशीर्वाद में फूलों की एक माला दे देते हैं। इंद्र को थोड़ा अपने देवता होने पर घमंड होता है। वो माला लेते हैं और उठाकर अपने हाथी को पहना देते हैं। ऐरावत तो बेचारा हाथी था, उसको फूलों की खुशबू से थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। वो क्या करता है कि माला को सूंड से तोड़कर गिरा देता है और अपने पैरों से कुचल देता है। ये सब देखकर दुर्वासा ऋषि एकदम से गुस्सा हो जाते हैं। दुर्वासा ऋषि के गुस्से के बारे में तो आप जानते ही होंगे, बहुत सी कहानियां हैं। खैर, दुर्वासा तुरंत श्राप दे देते हैं कि तुमको अपने और अपने साथी देवताओं की शक्तियों पर जो इतना घमंड है ना, वो अभी से खत्म होती हैं। इतना सुनते ही सारे देवता एकदम से डर जाते हैं कि कहीं कमजोरी का फायदा उठाकर असुर उन सभी पर आक्रमण न कर दें। सभी जल्दी से विष्णु जी के पास पहुंचते हैं। विष्णु उनको समुद्र मंथन करने की सलाह देते हैं ताकि उससे निकलने वाले अमृत को पीकर देवता फिर से अमर हो सके, खोई हुई शक्ति वापस मिल सके। लेकिन अब चूंकि श्राप तो लग चुका था, देवता में इतनी शक्ति ही नहीं रही कि वो जाके अकेले समुद्र मंथन कर पाए। इसलिए असुरों को भी राजी करना पड़ा कि भाई साथ चलो और जो कुछ भी निकलेगा दोनों आधा आधा बांट लेंगे। असुर भी अमृत के लालच में एकदम से रेडी हो जाते हैं। फिर वही कहानी, मंथन से अमृत निकलता है, लेकिन अमृत जो देवता लोग बांट नहीं सकते थे, क्योंकि फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं रह जाता। अमृत के लिए, कलश के लिए दोनों पक्ष लड़ जाते हैं और इसी लड़ाई में 4 बार कलश छलक जाता है। अमृत कहाँ कहाँ गिरता है आप सभी को पता है। इन तीनों मान्यताओं के बाद चलिए कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिविया जानते हैं कुंभ से रिलेटेड। एक इंटरेस्टिंग किस्सा है 1942 के कुंभ से जुड़ा हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 अभी चल ही रहा था। ब्रिटेन को डर था कि कुंभ मेला अगर पहले की तरह ही होने दिया गया तो बहुत सारा फ्यूल इसके मैनेजमेंट में खर्च हो जाएगा और वॉर के बीच में ऐसा करना ठीक नहीं होगा। फ्यूल शॉर्टेज तो पहले से ही था। 24 दिसंबर 1941 को ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने अचानक एक अनाउंसमेंट कर दिया। कुंभ के दौरान यानी 4 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक तीर्थयात्रियों को प्रयागराज तक लाने वाली सभी ट्रेन्स के टिकट्स की बुकिंग को बैन कर दिया गया। यहाँ तक कि अफवाह फैलने दी गई कि जापान मेले वाले एरिया में एयर बॉम्बिंग करने वाला है। कुछ ने तो ये रूमर भी सुना कि एक जापानी सोल्जर ऑलरेडी पैराशूट
लेकर बीच में उतर गया है। लोगों में जानबूझकर पैनिक क्रिएट किया गया ताकि लोग डर जाएं और मेले में न जाएं, और ऐसा हुआ भी। लोग पहले के कंपैरिजन में कम गए, फिर भी हमारे यहाँ के मेले तो मेले ही हैं। कम से कम में भी इतने ज़्यादा लोग हो गए कि पूछिए मत। इसी मेले से जुड़ी एक कहानी मदन मोहन मालवीय जी की भी है। मालवीय जी भारत के वॉइसरॉय जनरल लॉर्ड लिनलिथगो के साथ मेले का इंस्पेक्शन कर रहे थे। वॉइसरॉय ने देखा कि अलग अलग पहनावे में अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग भारत के हर हिस्से से आए हुए हैं। इतनी डाइवर्सिटी देख वॉइसरॉय तो हिल गया। उन्होंने मालवीय जी से पूछा कि इस मेले के प्रचार पर कितना खर्च होता होगा कि इतने दूर दूर से लोग चले आ रहे हैं। मालवीय जी हंसते हुए जवाब में बोले, केवल 2 पैसे। वॉइसरॉय बेचारा हक्का बक्का रह गया और पूछने लगा कि ये कैसे पॉसिबल है भाई कि 2 पैसे में इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट। मालवीय जी भी इंतजार ही कर रहे थे। उन्होंने तुरंत अपनी पॉकेट में हाथ डाला और एक पंचांग निकाल कर बोले, इस पंचांग की वजह से लोग ये समझ जाते हैं कि कौन सा फेस्टिवल कब कब है, फिर खुद ही वहाँ पहुँच जाते हैं और इसकी कीमत सिर्फ 2 पैसे है। देखिए, कुंभ वर्ल्ड सबसे पहले तो ऋग्वेद में पढ़ा गया है, मतलब हजारों साल पहले की हिस्ट्री है इसकी। और प्रयागराज के बारे में तो ऋग्वेद से लेकर आईनी अकबरी तक में लिखा गया है। कुंभ मेला तो किसी को पता भी नहीं है कि कब से लगता आया है, लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पर इसका मैनेजमेंट सबसे पहले 1870 की ब्रिटिश सरकार ने किया था। क्या आपको पता है कि कुंभ का 1857 की लड़ाई से भी सीधा रिलेशन है? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो बात उस टाइम की है कि प्रयागराज के प्रयागवाल लोग कुंभ मेले के आयोजन से जुड़े हुए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट उन मिशनरियों को सपोर्ट कर रही थी जो हिंदुओं को क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्जन करा रही थी। प्रयागवाल लोग इसका जमकर विरोध करते थे। धीरे धीरे उन्होंने बाकी के लोगों को भी ब्रिटिश राज के खिलाफ एकजुट कर लिया और 1857 के रेवोल्यूशन की जमीन तैयार करने लगे। जब ये क्रांति हुई तो अंग्रेज खुन्नस खाए आए और प्रयागवाल लोगों से बदला लेने लगे। जहाँ जहाँ उनकी बस्तियाँ थी वहाँ वहाँ बम मारे गए, एक एक जगह से पकड़कर जेल में डाला गया, खोज खोज कर मर्डर किए गए। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मैकलीन कामा की बुक पिलग्रिमेज एंड पावर ज़रूर पढ़िएगा। दोस्तों, कुंभ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, चाहे वो सोशल हो, स्पिरिचुअल हो, कल्चरल हो या फाइनेंशियल हो। हर बार इसका स्केल बढ़ता ही जा रहा है। लोगों के बीच एक्साइटमेंट पहले से और ज़्यादा है। गवर्नमेंट भी पहले से ज़्यादा तैयारी में है। हर तरह से कोशिश की जा रही है कि जो भी इस महाकुंभ के आयोजन में पहुँचे उसका ठीक से ध्यान रखा जा सके। आप भी अगर जा रहे हैं तो मेरी और हमारी पूरी टीम की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हम चाहते हैं इस धरती के हर इंसान को कुंभ के दौरान संगम में डुबकी लगाने का मौका ज़रूर मिले और इस पवित्र स्नान के बाद हमारा माइंडसेट और भी सुंदर होकर निकले, क्योंकि आपको तो पता है माइंडसेट इज़ एवरीथिंग।